शुभ संध्या। आज दिन शुक्रवार, शाम के 8 बज चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी पढ़ाई जो है वो भी काफ़ी अच्छी होगी। 8 बज चुके हैं। अगर आप सब में कोई लाइव आ चुका हो तो प्लीज़ मुझे हिंट कर दे। ओके, तो जो पिछले डिस्कशन आप सबके साथ हुए, उम्मीद करता हूँ मैं प्रॉपर मेरी आवाज़ वॉइस आप सबको मिल रही होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। आप सबके नीड रिप्लाई एनीवन। जमशेद, मेरी वॉइस अगर मिल रही हो तो प्लीज़ मुझे हिंट कर दें। एम आई ऑडिबल? ऑनलाइन के साथ ये एक बड़ी दिक्कत है कि पहले कंफर्म करना पड़ता है कि हाँ चीज़ें प्रॉपर गोइंग ऑन है या नहीं। ओके, थैंक यू। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके साथ जो पिछले डिस्कशन हुए उन सारे डिस्कशन में मैंने आपके साथ किडनैपिंग और अडॉप्शन का पार्ट जो है वो मैंने फिनिश किया। हाँ, ये एक थोड़ा सा दुख भले है कि आप में से किसी ने भी कोई आंसर जो है वो रिटन वे में रिप्लाई नहीं किया। जब मेहनत की जाती है तो उसका पारिश्रमिक भी आप सबसे चाहिए, और पारिश्रमिक सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप उन आंसर को फ्रेम करके वो सेंड कर दें। बहुत सारे मोड हैं आपके पास, और अगर आप नहीं सेंड कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट अपनी स्वयं की जानकारी के लिए आप उसे प्रिपेयर कर लें। आप संतुष्ट हो जाएं, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपके साथ लास्ट जो है वो किडनैपिंग और अडॉप्शन का पार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस हुआ। किडनैपिंग और अडॉप्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट जो ऑफेंस है इन आईपीसी वो रेप का पार्ट है। ठीक है, रेप और उसके बाद सेक्शन 377, ये दो सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करना तो चाहता हूं, लेकिन थोड़ी सी मजबूरियां हैं, थोड़ी सी असमर्थता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत कंफर्टेबल नहीं होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ अपने क्रिमिनल लॉज में, तो उस अमेंडमेंट के बाद स्पेशली ये वो सेक्शन है जिस सेक्शन को आप बहुत ज़्यादा एलिब्रेट करके जब आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा अवसर आ जाएगा जब आपको शब्दों के चयन करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। ठीक है, और वर्तमान स्वरूप में 2013 के बाद ये देखा भी गया है कि जो परीक्षाओं का परिदृश्य है उन परिदृश्यों में इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं हुई है। हाँ, पीटी में इसके लिए हो सकता है चीज़ें जो हैं वो हों, और पीटी के बाद सेक्शन 377 जो है उसमें किस सेक्शन में अमेंडमेंट किया गया, कौन सा रिलेटेड केस है, नाज फाउंडेशन, ये सारे केसेस जो हैं उनके बारे में एक एमसीक्यू का सीन जो बनता है। लेकिन कहें तो बहुत लेंदी क्वेश्चन जो है वो इन पार्ट्स पे नहीं बनते हैं। आप में से आप इन दोनों सेक्शंस को आप पढ़िएगा, सेक्शन 375, 376, 377, इन्हें पढ़िएगा, और आपको जहां कहीं भी ऐसी असमर्थता लगे कि हाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरा नंबर अरेंज कर लें और आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत उपयोगी होगा। आप पढ़ें, आपको जहां समस्या होगी आप कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है वो चैप्टर 17 संपत्ति के विषय में अपराध। तो आज हम अपना नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
और कोशिश ये करेंगे कि आज इसका एक खंड आपके साथ डिस्कस हो जाए। आप सभी जो ऑनलाइन लाइव हो चुके हैं, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथ थोड़ा सा पेपर और पेन कलेक्ट अपने पास ले लें। आपके साथ एक फ्लो चार्ट मुझे प्रिपेयर कराना है। आपको याद होगा जब मैंने क्राइम अगेंस्ट बॉडी जब मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था चैप्टर 16, तो उस समय भी मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बनवाया था। और अगर आपने नहीं बनाया है, अब तक नहीं बनाया है अपने पास, तो वो वीडियो सर्च कर लीजिएगा। पहला वीडियो था इस टॉपिक पे, चैप्टर 16 पर पहला वीडियो था, तो उसे देख के उस फ्लो चार्ट को जरूर आप बनाइएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपको जर्नली किसी बुक में आपको वो फ्लो चार्ट मिल पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज, उस फ्लो चार्ट को समझने के बाद ऑलमोस्ट चीजें जो हैं वो आपके साथ क्लियर हो जाती हैं। तो आज संपत्ति संबंधी अपराध है, और आज भी आप जो लोग ऑनलाइन है, लाइव जुड़े हुए हैं, वो इस फ्लो चार्ट को बनाने के बाद उनको लगेगा कि हाँ, उनको आंसर को समराइज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो प्लीज आप सब जितने भी लोग हैं, संख्या आज कम है लेकिन फिर भी जितने लोग हैं वो सभी लोग पेपर पेन ले लें और एक फ्लो चार्ट जो है वो मेरे साथ बना लें। देखिए, सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाने से पहले एक चीज तो आपके साथ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, संपत्ति संबंधी अपराध जो हैं, ठीक है, संपत्ति संबंधी अपराध, अगर इसकी ओरिजिन के बारे में बात करें, हम इसका सृजन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, उसके बारे में बात करें, तो एक बात याद रखिएगा कि हम जब एंशियंट टाइम से लेके आज तक, जिस दिन से हमारे अंदर संग्रह करने की, कलेक्ट करने की, जिस दिन से प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत हुई चीजों को कलेक्ट करने की, पहले क्या थे, हम एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, जानवरों को मारते थे, खाते थे, एक पेड़ से दूसरे पेड़ वगैरह वगैरह, आप सब पढ़े हुए हैं। लेकिन जिस दिन से हम स्थायी हुए, एक जगह हमने निवास किया और हमारे अंदर ये भावना, ये प्रवृत्ति आई कि हम ये चीज कलेक्ट कर लें, संग्रह कर लें, ताकि कल के दिन, नेक्स्ट टाइम हमें इसकी यूटिलिटी हो सके, हम इसका उपयोग कर सकें। जिस दिन से ये कॉन्सेप्ट आया, उस दिन से प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गए। ठीक है, चोरी संबंधी अपराध, ये ध्यान रखिएगा, यहां एक चीज आपके साथ मेंशन करना है। चोरी का जो अपराध है या चोरी संबंधी जो अपराध होता है वो हमेशा लेक्स फोरी होता है। लेक्स फोरी का मतलब जिस जगह पे लॉ ऑफ लैंड, जिस जगह पे आप हैं उस जगह का जो रूल होगा वो वहां अप्लाई होगा। तो प्रॉपर्टीज रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस हैं वो लेक्स फोरी होते हैं, ये अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिएगा। चलिए, पेपर पेन आपके पास होगा, अब स्टार्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए। सबसे पहले ऊपर टॉप पे आप लिखें मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति। अब बीचों बीच में आपने ये लिखा सबसे ऊपर। अब इस पे लाइन खींचिए और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करें। इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करिए, जैसे फ्लो चार्ट बनाते समय ऐसे लाइन खींच के, ऊपर से लाइन खींचे और 2 हिस्सों में से डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट जो होगा, फर्स्ट पार्ट, अब वहां पे लिखिएगा संपत्ति जिसको अभिप्राप्त किया गया है, प्रॉपर्टी विच इज गेन्ड, प्रॉपर्टी विच इज गेन्ड, पहला पार्ट। और वहीं दूसरे साइड में लिखिएगा संपत्ति जिसका विनाश कर दिया गया है, प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रॉयड, संपत्ति विच इज डिस्ट्रॉयड। जो लोग अभी जुड़े हैं मैं उनसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि मैं जैसे आपसे चैप्टर 16 के समय में मैंने आपके साथ एक फ्लो चार्ट बनवाया था, वैसे ही चैप्टर 17 आज स्टार्ट किया हूं और एक फ्लो चार्ट अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। आप कॉपी पेन ले लें और इस फ्लो चार्ट को बना लें। जरूरी है
अगर ये फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए चैप्टर 17 का जो 35% हिस्सा जो है वो आपको क्लियर हो जाएगा इस फ्लो चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले ऊपर मूवेबल प्रॉपर्टी बीचों बीच में, उसके बाद उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला पार्ट जो है वो हो गया प्रॉपर्टी विच इज गेन्ड, ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रॉयड। अब ये जो दूसरे वाले पार्ट में अभी आपने लिखा है प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रॉयड, उसके जस्ट नीचे मिसचीफ या रिस्टी, जो भी आप शब्द समझते हैं, मिसचीफ ऑब्लिक रिस्टी, सेक्शन 425, सेक्शन 425 टू सेक्शन 440 ठीक है। ये सेकंड वाले पार्ट में आप लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब फर्स्ट वाले पार्ट में आइए दोबारा। फर्स्ट वाले पार्ट को फिर से एक नीचे एरो बनाइए, फिर से उसे कंटिन्यू करिए, नीचे बढ़ाइए, और बढ़ाने के बाद फिर से उसे दो हिस्सों में डिवाइड करिए। पहला वाला, सेकंड वाला पार्ट मिसचीफ या रिस्टी वाला जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो इसी हिसाब से आप आगे कंटिन्यू करिएगा। अब उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। मिसचीफ यानी प्रॉपर्टी विच इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सेक्शन 425 से लेके सेक्शन 440 तक, ये पार्ट वो वहीं स्टॉप और कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है अभी से आगे कंटिन्यू करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में फिर से आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड करें, और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इसमें फर्स्ट पार्ट में आप लिखें थेफ्ट, पहले हिस्से में लिखें थेफ्ट, चोरी, सेक्शन 378 टू सेक्शन 382। ठीक है, पहला पार्ट जो हो गया इसमें आप लिखें चोरी या थेफ्ट, सेक्शन 378 टू सेक्शन 382। और इसके बाद जो आपने इसको दो भागों में बांटा था, तो दूसरा वाला हिस्सा जो है उसमें आप लिखें प्रॉपर्टी गेन विथ कंसेंट, प्रॉपर्टी गेन विथ कंसेंट, संपत्ति सम्मति पूर्वक प्राप्त करना, संपत्ति सम्मति पूर्वक प्राप्त करना। ठीक है, अब ये जो अभी आपने लिखा है संपत्ति सम्मति पूर्वक प्राप्त करना, इसी हिस्से को, वो थेफ्ट वाला पार्ट जो है वो वहीं क्लोज हो गया। ठीक है, अब इसी हिस्से को फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करिए, फिर से दो हिस्सों में डिवाइड करिए। अब पहला पार्ट जो होगा उसमें आप लिखिए उद्यपन या एक्सटॉर्शन, उद्यपन या एक्सटॉर्शन। मैं अभी इसे समझा दूंगा, प्लीज अभी पहले आप ड्रॉ कर लें। उद्यपन या एक्सटॉर्शन, सेक्शन 383 टू सेक्शन 384, धारा 383 और 384। इसी के बगल में ब्रैकेट में छोटा सा लिखिएगा, छोटा छोटा लिखिएगा, सम्मति यानी कंसेंट जो है वो भविष्य फ्यूचरिस्टिक, भविष्य में क्षति या उत्प्रेरणा से, भविष्य में क्षति या उत्प्रेरणा से, छोटा छोटा इसी के बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। इसके बाद इसी क्रम में, इसी में नीचे और बढ़ाइए,
सेक्शन 390 390 लूट, 390 से 402 402। अब इसके बगल में ब्रैकेट में छोटा सा नोट करिएगा, यदि सम्मति कंसेंट, यदि सम्मति बल फोर्स बल या व्यक्तिगत हिंसा से उत्प्रेरित है, बल या व्यक्तिगत हिंसा से उत्प्रेरित है, कंसेंट सम्मति की बात हो रही है। इसी में आगे लिखिए नंबर, मैं रिपीट कर रहा हूं, नंबर 1 पे आपने एक्सटॉर्शन लिखा है, नंबर 2 पे आपने लूट लिखा है, और नंबर 3 में आप लिखेंगे आपराधिक दुर्विनियोग, आपराधिक दुर्विनियोग। सेक्शन 403 और 404, इसके बगल में छोटा सा लिखिएगा, आरंभ में संपत्ति, आरंभ में संपत्ति बिना दोष, बिना दोष, किंतु बाद में, किंतु बाद में बेईमानी से संपरिवर्तित, किंतु बाद में बेईमानी से संपरिवर्तित। ये नंबर आपका 3 हो गया। नंबर 4 इसी के नीचे, नंबर 4 आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपराधिक न्यास भंग। सेक्शन 405 टू सेक्शन 409, सेक्शन 405 टू सेक्शन 409। इसके बगल में छोटा सा लिखिएगा, न्यास के आधार पे, ट्रस्ट न्यास के आधार पर प्राप्त किंतु न्यास भंग, न्यास के आधार पर प्राप्त किंतु न्यास भंग। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है नंबर 5, इसमें लिखिएगा चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना, चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करना। सेक्शन 410 से लेके 410, सेक्शन 410 से लेके सेक्शन 414 414। इसके बगल में लिखिएगा, इसके बगल में लिखिएगा उपरोक्त प्राप्त संपत्ति, यानी अभी आपने जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, ये चोरी, लूट, आपराधिक दुर्विनियोग, ये जितने भी आपने लिखे हैं, ये उपरोक्त प्राप्त संपत्ति को प्राप्त करना, ठीक है, यानी उपरोक्त तरीके से जो संपत्ति प्राप्त की गई है उसे आप खुद प्राप्त करें। अभी आपने इस वाले कॉलम के इस साइड, यानी दूसरे हैंड साइड में एक जगह अभी बची हुई है, जो आपने लिखा है सम्मति पूर्वक, उसको 2 भाग में आपने डिवाइड किया था। पहले भाग में ये 5 हिस्से आपने लिख डाले, और जो दूसरा वाला हिस्सा जो है उसमें लिखिए छल, छल, ठीक है, और इसके बगल में लिखिए सेक्शन 415 से लेके 425 तक, 415 से लेके 425 तक। और इसके बगल में छोटा सा ब्रैकेट में करके लिखिएगा
यदि सम्मति प्रवंचना, यदि सम्मति प्रवंचना से उत्प्रेरित है, प्रवंचना, फ्लैट कंप्लीट हो गया। ऊपर से नीचे देख लीजिए, किसी स्टेप में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स पे आप उसे कन्वे कर दीजिए, मैं उसके आगे की चीज आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि अब ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, इसे आपको समझाने जा रहा हूं। देख लीजिए, अगर किसी के पास हो तो प्लीज चैट बॉक्स में कन्वे कर दीजिए। होप किसी का कोई क्वेरी नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है आप सबने कंप्लीट कर लिया है। आगे कंटिन्यू करूं? मुझे बता दें। चलिए, ओके। देखिए, अब ऐसे समझिए कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, उन सारे ऑफेंसेस में कंसेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, अगर आपकी कंसेंट वहां उपस्थित है, ठीक, तो कंसेंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति उस अपराध के पूरे फॉर्म को, पूरे के पूरे फेज को बदल के रख देता है। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि यहां जो प्रॉपर्टी वर्ड है, तो प्रॉपर्टी यहां दो तरह की आपको अच्छे से पता है। एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक अनमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। एक जंगम संपत्ति होती है और एक स्थावर संपत्ति होती है। तो दो तरह की संपत्ति होती है। यहां जो हम जिन अपराधों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो सारे के सारे अपराध जो हैं वो जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी स्थावर संपत्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो पूरा का पूरा पार्ट जो है वो सीपीसी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर वो सिविल प्रक्रिया संहिता और उससे संबंधित जितनी भी विधियां हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या इस तरह के जितने भी एक्ट हैं, ये वहां से गवर्न होने लगते हैं। ठीक है, अब समस्या ये आती है कि which property is movable and which property is not movable। तो इसके लिए बड़ी सामान्य सी बात ये दिमाग में रखिए कि जो संपत्ति भूमि से आबद्ध है, जो संपत्ति भूमि से आबद्ध है और उसे भूमि से अलग कर पाना बिना किसी प्रोसेस के संभव नहीं है, तो वो सारी प्रॉपर्टी जो होगी वो जंगम यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी भू आबद्ध नहीं है, दीज प्रॉपर्टीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी। और इसको ही हम आईपीसी में जो भी ये पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब पूरी की पूरी आईपीसी में आपके जो संपत्ति संबंधी अपराध हैं वो कुल 8 अपराध हैं, 8। ठीक है, EIGST, 8 ऑफेंसेस। ठीक, एक एक करके हम क्रम से इसको लगातार पढ़ते चलेंगे। लेकिन अभी जो आपको जानना है वो ये जानना है कि देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जंगम संपत्ति जो है, उसको हम जब क्लासीफाई करते हैं, आप अपने फ्लो चार्ट पे अपनी नजर ले जाएं, तो जब उसको क्लासीफाई करते हैं तो दो तरह के ऑफेंसेस निकल के आते हैं। सबसे पहले एक तरह का ऑफेंस वो है जिसमें प्रॉपर्टी किसी और के पास ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, और दूसरा वो जिसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जब समाप्त होने की बात करते हैं तो उसमें हमारा मिसचीफ आता है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और प्रॉपर्टी होल्डर के अगेंस्ट, यानी जो उसका प्रॉपर्टी की संपत्ति का जो ओनर होता है या उसका होल्डर होता है, उसके अगेंस्ट वो ऑफेंस होता है।
तो ये मिसचीफ में जितने भी इसके सेक्शन हैं वहां हम इसे डील करते हैं। फिर इसका पहला पार्ट जो है कि जो प्रॉपर्टी गेन कर ली गई है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास चली गई है, तो उसमें जो सबसे बड़ी बात हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टी जो दी गई है, एक जगह से दूसरी जगह दी गई है और वो अपराध की विषय वस्तु है, तो क्या वो सम्मति यानी कंसेंट से दी गई है या बिना कंसेंट के दी गई है। अगर वो बिना कंसेंट के दी गई है दैट मीन्स वो फिर सब्जेक्ट मैटर है थेफ्ट का, चोरी का वो सब्जेक्ट मैटर है। और अगर विथ कंसेंट गई है तो कंसेंट वाजिब सी बात है, ठीक है, ठीक है। तो अगर कंसेंट वहां मिला हुआ है तो कंसेंट की कंडीशन में क्या होता है, फिर ये जो बाकी के हमारे 5-6 अपराध हैं, फिर विथ कंसेंट वो 5-6 अपराध होते हैं जिसमें आपका एक्सटॉर्शन हो जाता है, ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाता है, और थेफ्ट प्रॉपर्टी जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह देना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ऑफेंसेस वहां क्लियर हो, वहां एड्रेस हो जाते हैं, ठीक। अब जो सम्मति पूर्वक कंसेंट के साथ जो ऑफेंसेस हैं उनकी नंबर जो है वो 6 हैं। 6 ऐसे अपराध हैं जो विथ कंसेंट हुआ करते हैं, जैसे एक्सटॉर्शन, ठीक है। एक्सटॉर्शन में क्या होता है, आपकी कंसेंट होती है, फोर्स नहीं लगा होता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लूट है, लूट में आप उसको निकाल के दे देते हो, या भले आपके पास से छीन लिया जाता है या आप उसे निकाल के दे देते हो, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब फ्लो चार्ट में अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा इरिटेटिंग है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये आप जान लीजिए कि ये कंसेंट वाला जो पार्ट है, कंसेंट अगर नहीं है तो वो चोरी में चला जाएगा, और कंसेंट है और ऑफेंस है तो बाकी के जो चीजें हैं वो आपकी फॉलो अप होगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चूंकि हमारा पहला पार्ट जो है सेक्शन 378 का तो चोरी है, तो उसके साथ स्टार्ट करते हैं। सेक्शन आप बेयर प्रोविजन में देख लीजिएगा, बड़ा सेक्शन है और इसके साथ बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए गए हैं। और मैं बार बार आप सबसे ये कहता हूं कि जितने भी इलस्ट्रेशन आपके सीआरपीसी, एविडेंस, आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए हैं, जितने भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, अगर आप सफलता को निश्चित करना चाहते हैं तो सारे के सारे इलस्ट्रेशन जो है वो आप जरूर 1 बार 2 बार पढ़ डालें। जो इसके एसेंशियल एलिमेंट हैं थेफ्ट के, हमारे लिए वो सबसे बड़े काम की चीज होती है। जब भी कभी आपसे ये सवाल पूछा जाए, आपको मिल जाए, आपके मेंस में ऐसी प्रॉब्लम मिल जाए चोरी से रिलेटेड, तो अगर अभी आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है, अगर आपके दिमाग में वो फ्लो चार्ट आ जाता है तो उस फ्लो चार्ट को एक बार ड्रॉ कर लीजिए। वो ड्रॉ करने के बाद आपको इंट्रोडक्शन, थेफ्ट का इंट्रोडक्शन देने में, या जो प्रॉपर्टी रिलेटेड क्राइम है उनका इंट्रोडक्शन देने में आपको बहुत सहूलियत होगी। चलिए, चोरी जो है वो सम्मति यानी कंसेंट के अगेंस्ट ऑफेंस होता है। अभी आपने इस चीज को आपने फ्लो चार्ट में समझा है, तो कंसेंट के अगेंस्ट होता है। अगर कंसेंट है तो फिर बाकी चीजों में हो जाएगा, और कंसेंट नहीं है तो यहां। अब कंसेंट की जो बारी होती है तो कंसेंट जो है वो कई तरह से, कंसेंट की जो बात आती है वो कई तरह से आती है। जैसे अगर चोरी जो है वो अगर की जा रही है तो वहां जो होगा वो वस्तुओं का हरण यानी उसका एडेप्शन होगा, ठीक है। अगर एक्सटॉर्शन है तो वहां पे फोर्स एम्प्लॉयड हो जाएगा, ठीक। और अगर वहां छल हुआ है, अपराध जो है वो छल हुआ है, तो वहां प्रवंचना होगी, ठीक है। तो इन सब के काम करने का तरीका अलग होता है, लेकिन उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्ट जो है, इन सब में एक ही होता है, प्रॉपर्टी को अपने पास अटैच कर लेना, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि कार्य पद्धति अलग होती है इन सारे अपराधों के लिए,
लेकिन इन अपराधों के पीछे जो ऑब्जेक्टिविटी होती है, मोटिव होता है, वो उस प्रॉपर्टी को गेन करना होता है। लक्ष्य एक है, साधन अलग अलग हो जाते हैं। अब बात कर लें पहले इंग्लिश लॉ की, ठीक है। तो क्या इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में कोई ऐसा अंतर है थेफ्ट में? तो देखिए, पहली बात तो केवल और केवल हम जब चोरी की बात करते हैं, थेफ्ट की बात करते हैं, तो इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थेफ्ट का कोई अंतर नहीं है। जो थेफ्ट का यहाँ क्लासिफिकेशन है, जो उसके एसेंशियल हैं, वैसे ही वहां भी है। लेकिन एक बात यह ध्यान रखिएगा कि थेफ्ट के अलावा भी वहां एक और अपराध है जिसको हम लार्सनी कहते हैं। लार्सनी, LARSOHNEE, लॉर्सेनी, ठीक है। अब ये लॉर्सेनी का अपराध क्या है? सामान्य तौर पे चोरी का जो अपराध होता है वो कब्जे के अगेंस्ट होता है, पोजीशन के अगेंस्ट होता है। लेकिन लॉर्सेनी का जो ऑफेंस है वो स्वामित्व के अगेंस्ट होता है, ठीक है। लॉर्सेनी जो है वो हमेशा ऑनरशिप के अगेंस्ट होता है और थेफ्ट जो है वो पोजीशन के अगेंस्ट होती है। दिस इज अभी मैं और इसके अंतर आपको बता रहा हूं, लेकिन ये समझने के लिए सबसे बड़ा औचित्य है, सबसे बड़ा बेस है। तो अगर हम इन दोनों चीजों को देखें तो चोरी तो नहीं, लेकिन चोरी के जैसा ही, चोरी के समरूप वहां एक और अपराध है इंग्लिश लॉ में जिसको लॉर्सेनी कहा जाता है। ठीक है। अब लॉर्सेनी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि चोरी जैसा ही होता है, लेकिन वो निजी वस्तुओं के साथ होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहां हमने अभी आपको क्या क्लासिफाई किया, प्रॉपर्टी एक मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन वहां प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट हो गया वो 3 क्लास में डिवाइड हो गया, मूवेबल, इमूवेबल और सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉर्सेनी, यानी प्राइवेट थिंग्स, ऐसी ऑब्जेक्ट्स, ऐसी वस्तुएं जो प्राइवेट यूज के लिए की जाती है। तो वहां वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जरा लॉर्सेनी और थेफ्ट में बेसिकली क्या अंतर, क्या है, डिफरेंस क्या है, एक नजर इसको आप समझ लें। देखिए, लॉर्सेनी जो होती है वो उसमें ऑनरशिप, अभी मैंने बताया, ऑनरशिप जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन चोरी में क्या है, चोरी में जो पोजीशन है वो बेसिक इंग्रेडिएंट होता है, उसका मेन कॉन्सेप्ट होता है। पहला जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है। फिर लॉर्सेनी में जो ऑफेंस है उसमें हटाया जाना जो है वो स्वामित्व से हटाए जाने की बात होती है। प्रॉपर्टी जो है वो ऑनरशिप से हटाए जाने की बात होती है, वहां पोजीशन से मतलब नहीं है। ऑनरशिप जो है वो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां थेफ्ट में ऑनरशिप से मतलब नहीं होता है, मेन जो ऑब्जेक्टिविटी होती है वो पोजीशन से होती है, कब्जे से होती है। ये अंतर है। इसके बाद साबित करना, ये लार्सेनी में ये साबित करना आवश्यक होता है कि जो वस्तुओं को हटाया गया है उसका आशय जो है वो ये था कि उस वस्तु को आपके कब्जे से हटा के मैं आपके स्वामित्व से हटा के मैं उसे अपने स्वामित्व में ले आऊं। लॉर्सेनी का जो ऑब्जेक्टिविटी है वो ये है कि कोई वस्तु है, उस वस्तु को आपके पास से हम हटा लें और उसे अपने कब्जे में, बार बार कब्जा याद आ जा रहा, अपने स्वामित्व में हम उसे ट्रांसफर कर लें। लेकिन जो थेफ्ट है, थेफ्ट के अपराध में वही मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट जो है वो पोजीशन का होता है। लॉर्सेनी में एक चीज और वो होती है कि वस्तु जो है वो व्यक्ति अपने पास रख लेता है, ठीक है। और हमारी थेफ्ट में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। थेफ्ट होने के बाद वस्तु हम किसी और को भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, बस दिमाग में आप ये रख लीजिए। जब भी कभी अपने आंसर को आप ड्राफ्ट करें तो लॉर्सेनी वर्ड का इस्तेमाल कर लें ताकि पता चले कि आप अपनी आईपीसी से बाहर हट के भी ज्ञान रखते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बस यही इतना दिमाग में रखिए कि चोरी जो है, थेफ्ट जो है वो कब्जे के लिए है
और लॉर्सेनी जो है वो स्पेशली ऑनरशिप के लिए है, स्वामित्व के लिए। इतना कॉन्सेप्ट पर रख के अगर आप 1, 2 लाइन 4 लाइन का पैसेज भी इस पे लिख देते हैं तो सफिशिएंट है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके आंसर को क्रिएट करता है। अब आते हैं अपने आईपीसी के सेक्शन 378 पर, चोरी पर। ठीक है, तो चोरी जो है वो हमेशा कब्जे को संरक्षित करती है, स्वामित्व को नहीं। ये बात अच्छे से आपके दिमाग में होनी चाहिए। स्वामित्व का संरक्षण जो है वो चोरी में नहीं होता है। और वही बात, लॉर्सेनी जो है वो हमेशा स्वामित्व का संरक्षण करती है। ठीक है, ये अंतर एक और है। चोरी बहुत अच्छे से पता है, आप अच्छे से इतने आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, मुझे पता है आप पढ़ चुके हैं कि चोरी जो है वो बेसिकली इसके 5 एसेंशियल एलिमेंट हैं जिनके आधार पर हम इन्हें पढ़ते हैं। कोशिश ये है, चीज़ें चैलेंजिंग तब और हो जाती है जब आपको पहले से कोई चीज़ पता है और मैं उसमें क्या ऐसा खास आपको बताऊं, क्या स्पेशल बताऊं, चीज़ें चैलेंजिंग तब हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इसका बेसिक, इसका एसेंशियल एलिमेंट या इंग्रेडिएंट आप कह लीजिए, वो है बेईमानी के आशय से संपत्ति को ले जाना। ठीक है, बेईमानी के आशय से संपत्ति को ले जाना। अब टेक प्रॉपर्टी विथ डिसऑनेस्टी, ये आपका पहला एसेंशियल एलिमेंट है थेफ्ट के लिए। तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि चोरी के अपराध के लिए बेईमानी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर चोरी के अपराध में बेईमानी का फैक्टर अगर अनुपस्थित है तो ये मान लीजिए कि चोरी का अपराध संभव हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसे सबसे पहले नंबर पे हम इसे पढ़ते हैं। और बेईमानी का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम हमारी आईपीसी में ही सेक्शन 24 में बेईमानी को डिफाइन किया गया है। ठीक है, और इस डेफिनेशन में बताया है कि जो कोई ऐसा कार्य इस आशय के साथ करता है कि किसी अन्य व्यक्ति को सदोष अभिलाभ हो और किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि हो, तो ऐसा कार्य जो है वो बेईमानी पूर्वक होता है, सेक्शन 24 बताता है। और ये सदोष हानि जो है वो क्या है, उसको सेक्शन 23 में ही डिफाइन कर दिया गया है। यानी कोई ऐसा कार्य जिसके कारण, हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके कारण किसी को कोई हानि हो रही हो और किसी अन्य व्यक्ति को उसका लाभ हो रहा हो। ठीक है, और ये दोनों कार्य, हानि और लाभ जो है वो सदोष किया जाए। सदोष का मतलब इस कार्य में दोष हो, गलत तरीके से किया जाए, अवैध तरीके से किया जाए। ठीक है, तो अगर हम कंक्लूड करें इस डेफिनेशन को सेक्शन 24 की, तो कोई ऐसा कार्य जो अवैध तरीके से किया जा रहा है और उस अवैध तरीके से किए जाने के पीछे आशय जो है वो ये है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा लाभ हो जो लाभ उसे नहीं होने वाला था, और किसी अन्य व्यक्ति को कोई ऐसी हानि हो जो हानि उसे नहीं होने वाली हो, तो ऐसा कार्य जो है वो बेईमानी पूर्वक कहा जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो उसका पार्ट होगा वो होगा आपराधिक आशय। ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन। क्रिमिनल इंटेंशन ये अलग एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, लेकिन इसी के साथ आपका एक हेडर होगा। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट में ये पार्ट नहीं है। आपराधिक आशय, आपराधिक आशय का क्या मतलब है, संपत्ति को लेते समय किसी बेईमानी पूर्ण को ही ये जस्टिफाई कर रहा है। आपराधिक आशय ये बेईमानी पूर्ण का ही सब हेडर है। किसी संपत्ति को जब आप ले रहे हैं, ठीक है, कैसे ले रहे हैं, बेईमानी पूर्वक आशय से ले रहे हैं। ठीक है, और उस समय जो आपराधिक आशय आपके दिमाग में है वो आपराधिक आशय जो है वही इस अपराध को जस्टिफाई करता है। अगर मान लीजिए किसी संपत्ति को प्राप्त करते समय आपके दिमाग में आशय जो था
वो आपराधिक नहीं था, तो क्या होगा, उस समय चोरी का अपराध नहीं होगा। जैसे कि इसका इलस्ट्रेशन, इसके दो इलस्ट्रेशन जो हैं वो इसी में मेंशन है। एक तो ये है कि एक व्यक्ति जो है वो किसी अन्य व्यक्ति के घर जाता है, ए जो है वो बी के घर जाता है और वहां उसे मेज पर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी को वो उस समय अगर लेके अपने साथ जाता तो तलाशी में पकड़े जाने का भय था, ठीक है। तो इस भय के कारण वो अंगूठी को हटा के किसी गुप्त स्थान या किसी दूसरे स्थान पे उसे छुपा देता है, ठीक है। और उसके दिमाग में ये आशय है कि मैं कभी दोबारा आऊंगा तो इस जगह से इस अंगूठी को मैं उठा ले जाऊंगा। तो पहली बार जब उसने ये कार्य किया, अंगूठी को उठाया और कहीं और छिपा दिया, तो उस समय बेईमानीपूर्ण आशय उसके दिमाग में था। उस समय उसने चोरी का अपराध कर दिया, भले वो वस्तु को, संपत्ति को अपने साथ ले गया है या नहीं ले गया है, ये दूसरा विषय है, ठीक है। लेकिन जब दूसरी बार अगर वो आता है, अगर वो 10 दिन के बाद दोबारा आता है और उस गुप्त स्थान से अगर वो अंगूठी वहां से निकाल के ले जाता है, उस समय वो दूसरी बार उसने जो कार्य किया है वो चोरी का अपराध नहीं होगा। चोरी का अपराध पहली बार में ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा। इसी तरह से एक और इसका इलस्ट्रेशन है, देखिएगा, नंबर मुझे याद नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो एक घड़ी साज, वॉच मेकर, उसके शॉप पे जाता है, ठीक है, और उसके शॉप पे जाके अपनी ही घड़ी को वॉच मेकर के कब्जे से बलपूर्वक ले लेता है, ठीक है। इस घड़ी को बनाने का जो पैसा है वो पहले ही उसने भुगतान कर दिया है, ठीक है। उस स्थिति में ये जो बलपूर्वक या जो घड़ी उसने प्राप्त कर ली, तो यहां वो चोरी या लूट के अपराध का दोषी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे कोई सदोष लाभ प्राप्त करने की ऐसी आकांक्षा नहीं है और ना ही घड़ी साज को ऐसा कोई सदोष हानि प्राप्त देने की उसकी इच्छा है। हाँ, ट्रेसपास के लिए वो दोषी हो सकता है, हमला करने के लिए वो दोषी हो सकता है, लेकिन चोरी या लूट के लिए वो दोषी नहीं होगा, ठीक है। अगली बारी आती है ऑब्जेक्टिविटी, जिसको हम मोटिव कहते हैं। देखिए, किसी अपराध के लिए मोटिव कितना ही अच्छा हो, कितना ही बेहतरीन हो, लेकिन अगर कार्य को करते समय बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स वहां उपस्थित हो जा रहे हैं, तो अपराधी जो है वो उस अपराध से उन्मुक्ति यानी इक्विटाइल नहीं हो सकेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जगन्नाथ मिश्र का एक केस है। जगन्नाथ मिश्र AIR 1939 पटना। जगन्नाथ मिश्र AIR 1939 पटना। इस केस में ऐसा हुआ कि एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम ए मान लीजिए, ए नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति था। उसके घर में गाय का एक बछड़ा था। हिंदू संप्रदाय के जो लोग थे उनको ऐसा विश्वास था कि ये गाय के उस बछड़े को मार डालेगा, काट देगा, ठीक है। इस वजह से उससे काफी सारी बातें जो हैं वो आक्षेप लगा चुके थे। अब बी नाम का जो व्यक्ति था वो ए का मित्र था, तो उसने ये सोचा कि अगर मैं इस बछड़े को अपने घर में रखूंगा, यानी जो मुस्लिम व्यक्ति था उसने ये सोचा कि अगर मैं इस बछड़े को अपने घर में रखूंगा तो हो सकता है कि लोग इसे चुरा ले जाएं, ठीक है। तो उस बछड़े को वो अपने मित्र बी के घर पे छोड़ आया, ठीक है। अब जो कुछ हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति थे जो उस बछड़े को उसकी बलि ना चढ़े या उसकी हत्या ना हो, उस हत्या से बचाने के लिए जो बी यानी मित्र के घर से उस बछड़े को हटा ले गए ताकि उसकी हत्या ना हो सके। मामला कोर्ट में आया
तो कोर्ट ने साफ तौर से ये बात कही कि हेतु कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपने कार्य अगर एसेंशियल एलिमेंट्स जो पाए जा रहे हैं अगर आपने वो कर दिया है, यानी उस वस्तु को आप हटा ले गए हैं, ठीक है, तो यहां पर चोरी का अपराध जो है वो पूर्ण हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आप ये कहते हैं कि कार्य जो है वो सद्भावना पूर्वक हुआ है, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, मोटिव और गुड फेथ दोनों में एक बहुत फाइन डिफरेंस होता है, ठीक है। मोटिव जो है वो उस कार्य को किए जाने के प्रति आपकी क्या मानसिकता थी इस बात को बताता है। लेकिन जब आप गुड फेथ यानी सेक्शन 52 की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 52 ये कहता है कि सम्यक सतर्कता और सावधानी, यानी जो किसी कार्य को करते समय जो प्रूडेंस है, कॉमन प्रूडेंस, आपने उसको यूज किया है और आप अलर्ट थे, अगर इन दोनों चीजों का ख्याल रखा है तो ये गुड फेथ की डेफिनेशन में आती है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोटिव एंड गुड फेथ। तो ये बेईमानी पूर्वक आशय को डिफाइन करने का एक तरीका था। बेईमानी पूर्वक आशय को जब आप बताएंगे तो उसमें आपराधिक आशय को भी आप मेंशन जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप आपराधिक आशय नहीं बताते हैं तो लगता है कि ये अधूरा अधूरा सा है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आपकी जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, एसेंशियल एलिमेंट की बात कर रहा हूं। जो आपका नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट है वो है जंगम संपत्ति। ये पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो अपना कॉन्शियस जो है वो इधर ले आ लीजिएगा। जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, साफ तौर से ये कहा जाता है, धारा 22 सेक्शन 22 उठा के देखिएगा, साफ तौर से ये कहा जाता है कि जो वस्तु भू आबद्ध है, भूमि से जुड़ी हुई है, वो वस्तु मूवेबल प्रॉपर्टी की क्राइटेरिया में, कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन अगर एक पत्थर है, पत्थर, ठीक है, चाहे घर के आंगन में वो लगा हुआ है, बिछा हुआ है, ठीक है, या किसी पहाड़ी पर, वो होता है ना, बहुत सारी पहाड़ियों पे चट्टानें होती हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, स्टोन होते हैं, तो वो भू से आबद्ध तो है, लेकिन जैसे ही उसे खोद के हटा दिया गया, अलग कर दिया गया, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब जीव जंतु और चिड़िया, जीव जंतु समझते हैं ना, जीव जंतु और चिड़िया, क्या ये सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं चोरी के? याद रखिएगा, जो जीव जंतु या चिड़िया पेट हैं, पालतू हैं, ठीक है, वो तो सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो पोजीशन में है, किसी व्यक्ति के पालतू हैं, उनके कब्जे में हैं। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं, ऐसे जीव जंतु, ऐसे चिड़िया जो हैं, वो चोरी के सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकते, ठीक है। इसी तरह से एक और चीज ध्यान रखिएगा, पालतू जानवर तो सब्जेक्ट मैटर हो सकता है चोरी का, लेकिन जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल हैं, दीज वाइल्ड एनिमल इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट बिकॉज ऑफ दे नेवर केम इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। वो खुद ही अपने आप में जंगली हैं, ठीक है, तो वो किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं होते, और चोरी जो है वो हमेशा किसी व्यक्ति के कब्जे से ही होती है। ये ध्यान रखने की बात है। इसी क्रम में मछली, ठीक है, मछली, अगर मछली जो है वो नदी में है, ठीक है, तो नदी से वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वो किसी तालाब में है, ठीक है, मछली अगर नदी में है तो वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो तालाब में है और तालाब पर किसी का कब्जा है, किसी को असाइन है, तालाब किसी और का है, तो वहां से अगर मछली निकाली जा रही है, नदी से निकाली जा रही है, तो चोरी की विषय वस्तु नहीं है। अगर ऐसे तालाब से निकाली जा रही है तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकेगी।
अब आ जाते हैं मानव शरीर, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी जो है वो कभी भी प्रॉपर्टी यानी मूवेबल प्रॉपर्टी, जंगम संपत्ति की कैटेगरी में नहीं होती है। तो चाहे वो जीवित व्यक्ति हो, चाहे वो मृत व्यक्ति हो, वो कभी भी चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकता, ठीक है। मानव कभी भी चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वो जीवित है और तब उसे चुराया जा रहा है, तब वो एडेप्शन और किडनैपिंग के एरिया में चला जाएगा, ठीक है। और अगर वो मृत है, ठीक है, तो मृत व्यक्ति अगर किसी हॉस्पिटल के पोजीशन में है, किसी मेडिकल कॉलेज के पोजीशन में है, या किसी म्यूजियम में, जैसे मम्मी वगैरह होती हैं, ठीक है, किसी म्यूजियम वगैरह की पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में मृत व्यक्ति जो है वो चोरी की विषय वस्तु उस कंडीशन में सिर्फ हो सकता है, बाकी और परिस्थितियों में मृत मानव शरीर चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकता है, ठीक है। ये अच्छी तरह से दिमाग में रख लीजिएगा। मेन कॉन्सेप्ट जो है वो पोजीशन का है, ठीक। एक केस है, नोट कर लीजिए, अवतार सिंह, ठीक है, 1965, अवतार सिंह 1965, 1 CRLJ SC 605। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अवतार सिंह 1965, 1 CRLJ SC 605। और एक और केस है RS सिन्हा AIR 1968 पटना 131, ठीक है। इन दोनों केसेस में यह मेंशन किया गया है कि बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आईपीसी के अंतर्गत चोरी की विषय वस्तु नहीं है। इन दोनों केसेस में देखिए, एक गौरव जी ने पूछा है अगर किसी व्यक्ति के शरीर से कुछ अंग निकाल लिए जाएं, तो इसके लिए महोदय मैं आपसे कहूंगा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट जो है वो अलग से बनाया गया है, ठीक है। तो ये वहां डील होगा, ना कि आईपीसी के सेक्शन 378 में डील किया जाएगा, ओके। कब्र से चोरी जो है वो भी चोरी के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। इसको अभी हम आपको पढ़ाएंगे, मानव शव की अवहेलना, एक अलग से इसका एक सेक्शन बनाया गया है, ठीक है। हम वहां इसे आगे आपसे डिस्कस करेंगे। इज इट ओके? ओके। तो भारतीय विद्युत परिषण अधिनियम यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है, ठीक है। इस एक्ट की सेक्शन 39 वो अपने आप में बिजली की चोरी को अपने तरीके से वो डिफाइन करती है। हालांकि वहां भी उसे चोरी ही शब्द इस्तेमाल किया गया है, ध्यान रखिएगा। वहां भी उसे, जब इस सेक्शन को आप उठा के देखेंगे तो वहां भी चोरी शब्द ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आईपीसी में उसको पनिश नहीं करेंगे ऐसे बिजली की चोरी करने वाले को। उसको हम विद्युत परिषण अधिनियम के सेक्शन 39 में जाके वहां जो क्लॉज होगा वहां जाके हम पनिश करेंगे, ना कि हम उसे यहां पनिश करेंगे, ठीक है। तो ये दो केसेस जो अभी मैंने आपको लिखाए हैं, ये अवतार सिंह और RS सिन्हा का, ये दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने और पटना हाई कोर्ट ने, दोनों ने इस चीज को मेंशन किया है। अवतार केस का नाम आप सुन ले फिर से, अवतार सिंह 1965, 1 CRLJ SC 605, और दूसरा केस है RS सिन्हा AIR 1968 पटना। इन दोनों केसेस में पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने बताया कि बिजली की चोरी जो है
वो आईपीसी के सेक्शन 378 में सब्जेक्ट मैटर नहीं होगी, वो विद्युत परिषद अधिनियम के सेक्शन 39 में वो सब्जेक्ट मैटर होगा। ओके, इसके पीछे वजह जो है वो भी उन्होंने इसमें थोड़ा सा मेंशन किया कि बिजली जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, उसका फॉर्म ही अलग है, और विद्युत परिषद अधिनियम में उसकी ऑब्जेक्टिविटी को बताया गया है, इसलिए वो पूरा का पूरा क्लॉज ही अलग हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में नदी का पानी तो चोरी की विषय वस्तु नहीं होगा, लेकिन उसी नदी से निकली हुई नहर, ठीक है, कैनाल, उसका पानी जो होगा वो चोरी की विषय वस्तु हो सकेगा। ठीक है, तो नदी का पानी क्यों? क्योंकि वो सिंचाई विभाग, नहर जो है वो सिंचाई विभाग के अधिग्रहण में आ जाती है, और वहां से अगर पानी को काट के किसी तरह से आप उसे निकाल रहे हैं तो वो चोरी की विषय वस्तु हो जाएगा। इसी प्रकार से मूर्ति, स्टैचू, ठीक है, मूर्तियां चाहे वो देवालय में हो यानी मंदिर में हो या सड़क पे रखी हुई हो, किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में मूर्ति जो है वो चोरी की विषय वस्तु होगी। ठीक है, इसी तरह से गैस, पाइपलाइन में जो गैस आती है मेट्रो सिटीज में, ठीक है, या आपका हॉकर जो है वो गैस जो है वो निकाल लेता है, तो गैस जो है वो भी चोरी की विषय वस्तु हो सकेगी। और गैस का मतलब सिर्फ एलपीजी नहीं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही नहीं, जितनी भी प्रकार की गैसें हैं जिनकी खरीद फरोख्त होती है, वो सभी गैसें जो हैं वो भी चोरी की विषय वस्तु हो सकेंगी। ठीक, तो होप ये कुछ आपको कुछ इसमें नया मिला होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी के साथ कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, और आपके साथ आज थोड़ा सा समय और एक्स्ट्रा मैं लूंगा। अब नेक्स्ट जो है वो है किसी व्यक्ति के कब्जे से। ठीक है, किसी व्यक्ति के कब्जे से, तो ये ध्यान रखिएगा, कब्जा जो है वो दो प्रकार का होता है, एक वस्तुतः कब्जा और दूसरा विधिता कब्जा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चोरी जो होती है वो हमेशा आपको अच्छे से पता है कब्जे से होती है। ठीक, अब कब्जा चाहे वैध हो यानी विधिता हो या अविधिक हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी व्यक्ति का कब्जा है, भले वो चोरी का ही कब्जा हो, गलत तरीके से प्राप्त किया हुआ कब्जा हो, मैं कोई सामान अभी डकैती डाल के लूट के लेके चला आ रहा हूं कोई सामान, और वो मेरे कब्जे से है और आप उसे चुरा ले जाएंगे, तो भले वो वस्तु मैंने लूट में प्राप्त की है, डकैती डाल के प्राप्त की है, लेकिन आप जो हैं वो उस वस्तु को अगर हटा ले जाते हैं, चुरा ले जाते हैं, तो मेरे कब्जे से आपने चुराया है, तो वो चोरी की विषय वस्तु होगी। तो कब्जे का फॉर्मेट कैसा भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो किसी भी प्रकार के कब्जे से होनी चाहिए। देखिए, कब्जे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कब्जा जो है वो एक ऑनरशिप होती है, स्वामित्व, और दूसरा होता है कब्जा। ठीक है, यही दो वस्तु जो है वो यही दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो किसी वस्तु के लिए उसके आधिपत्य यानी टाइटल को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो अगर ये मान लीजिए कि कब्जा जो है वो 9% होता है, 9% होता है, और स्वामित्व जो है वो 10% होता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, तो ये प्रिजम्पशन माना जाता है कि जिस व्यक्ति का कब्जा है वही उसका स्वामी है, ऐसी उपधारणा मानी जाती है। लेकिन ये खंडनीय उपधारणा है। ठीक है, अखंडनीय नहीं है। ठीक, अब यहां बात कर लें, संपत्ति अगर कई लोगों के कॉमन पोजीशन में है, ठीक है, अगर एक संपत्ति है और ये 2-3 लोगों के कॉमन पोजीशन में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा
उस कंडीशन में ये होगा कि अगर जैसे मैं ए और बी और सी, 3 लोग ये और मैं 4 लोग के कॉमन पोजीशन में ये पेन है। अगर इस पेन को मैं इन तीनों के, बाकी जो ए बी सी हैं, इन तीनों के जानकारी के बिना इनके कब्जे से हटा दूं, तो मैंने जो है वो चोरी के लिए जो कब्जे से हटाना है वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक, इसी क्रम में पति और पत्नी को भी हम पढ़ लेते हैं। पति और पत्नी का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो अगर इंग्लिश लॉ में पति और पत्नी जो है वो एक इकाई माने जाते हैं, एक यूनिट माने जाते हैं, तो पति और पत्नी वो संपत्ति को एक दूसरे के कब्जे से नहीं हटा सकते। तो पति और पत्नी जो हैं वो एक दूसरे की संपत्ति की चोरी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही कब्जा माना जाएगा। लेकिन भारतीय विधि में थोड़ा सा डिफरेंस है। भारतीय विधि में डिफरेंस ये है कि अगर पत्नी जो है वो पति की संपत्ति को बिना पति की अनुमति के अगर हटा देती है, तो ये माना जाएगा कि उसने कब्जे से हटा दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेशन भी है कि ए जो है वो अपने किसी मित्र को अपने पति की कुछ वस्तुएं जो हैं वो दे देती है। ठीक, तो यहां पर जो पत्नी ने अपने पति की अनुमति के बिना, उसकी सम्मति, कंसेंट के बिना से उसके पास से जो संपत्ति हटाई है, तो ये चोरी की विषय वस्तु हो सकेगी। इसी तरह से अगर कोई स्त्री धन का मतलब आप समझते होंगे, जो संपत्ति स्त्री को विवाह में उपहार के स्वरूप में या किसी और तरीके से पति या रिश्तेदारों के माध्यम से प्राप्त हुई है, वो सारी संपत्ति स्त्री धन कहलाती है। अगर पति स्त्री धन को, ध्यान रखिएगा, पति स्त्री धन को किसी अन्य व्यक्ति के पास दे देता है, तो ये माना जाएगा कि पति ने कब्जे से हटाया है, क्योंकि स्त्री धन स्त्री का है। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि पति ने उसको कब्जे से हटाया है। लेकिन अगर पत्नी ऐसा स्त्री धन जो पति के पास रखा हुआ है, अगर वो वहां से हटाकर किसी अन्य व्यक्ति को दे देती है, तो यहां पे कब्जे से हटाया जाना नहीं माना जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ठीक। नत्था कल्याण, नत्था NATHA, नत्था कल्याण 1871 का ये केस है, जिसमें ये चीज जो है वो डिसाइडेड थी कि अगर पत्नी अपने स्त्री धन को जो उसके पति के पास रखा है वहां से ले जाके किसी अन्य व्यक्ति को दे देती है, तो ये चोरी की विषय वस्तु यानी कब्जे से हटाया जाना नहीं माना जाएगा। क्यों? इसके पीछे वजह जो है वो जान लीजिए। चूंकि 1871 का केस है, ठीक है, उस समय पत्नी जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं मानी जाती थी, स्त्रियां कॉम्पिटेंट नहीं मानी जाती थी कि वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रख सकें, अपने पास जो है वो संरक्षित रख सकें। तो वाजिब सी बात है वो उनके पति के संरक्षण में होती थी। तो अगर वहां से वो हटा रही हैं, तो इसका मतलब है कि वो संपत्ति उनके कब्जे से नहीं है, सिर्फ केयर टेकिंग के लिए उन्होंने उसके पास रखा है। ठीक, अपनी वस्तु की चोरी आपको अच्छे से पता है, कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी जो है वो कर सकता है। कैसे? ये पेन मेरी खराब है, ये पेन मैंने आपको बनाने के लिए दिया, आपने कहा है इसकी बनाई जो है, इसकी 10 रुपए इसका बनाने का मेकिंग चार्ज लगेगा। ठीक है, अब मैं वो 10 रुपए आपको नहीं देना चाहता, बेईमानी पूर्ण आशय से आप इधर उधर देख रहे थे, आपकी शॉप से मैंने इस पेन को उठाया और अपनी पॉकेट में रख लिया। तो बेईमानी पूर्वक आशय से जब मैंने इस वस्तु को अपने पास रख लिया, तो उस समय मैंने अपनी ही वस्तु की चोरी की। क्यों? क्योंकि पहला उद्देश्य जो था वो ये था ताकि आपको इसका पारिश्रमिक ना दे सकूं, इस पर जो भार है, जो चार्ज है, उससे इसको मैं छुड़ा सकूं, और उसको छुड़ाने के पीछे जो आशय है वो बेईमानी पूर्वक आशय है, आपराधिक आशय है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है। चौथा जो इसके एसेंशियल एलिमेंट है वो है व्यक्ति की सम्मति के बिना, कंसेंट। ठीक है,
अब साफ तौर से ये जान लीजिए कि कंसेंट जो है आपको पता है दो प्रकार से होती है, एक एम्प्लॉयडली होती है और एक डिप्लॉयडली होती है। तो कंसेंट जो है वो किसी भी तरीके की होनी चाहिए, ठीक। अब जिस व्यक्ति के पास भी संपत्ति का कब्जा है, वो चाहे आपके नौकर के पास हो, चाहे आपके पिताजी के पास हो, आपकी संपत्ति आपकी माताजी के पास हो, आपकी बहन के पास हो, आपके मित्र के पास हो, जिसके पास भी उस संपत्ति का कब्जा है, वो उस संपत्ति के कब्जे को देने या ना देने की कंसेंट रखता है, उसके पास ये राइट है, ठीक। तो सम्मति यानी कंसेंट जो है, और कंसेंट का वही मतलब होगा जो सेक्शन 90 में, धारा 90 में जो हम कंसेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, वही कंसेंट की डेफिनेशन यहां भी इंप्लाई होगी। और जब हम 90 के बारे में बात करेंगे तो वो कपट पूर्वक नहीं होना चाहिए और अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए, वही सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 14 से लेके 19A तक हमें बताई गई है, वो सारे चीजों से फ्री होना चाहिए। ऐसी कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट मानी जाएगी। इसके बाद है संपत्ति का हटाया जाना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये बात अच्छे से जान लीजिए, अगर अपने मूल स्थान से इतना सा भी वो हट गई, खिसक गई, तो संपत्ति का डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाएगा। ये पेन इस स्थान पे रखी है, अगर मैंने इसे उठाया और उठा के फिर उसी स्थान पे रख दिया, तो भले वस्तु जो है वो अपनी मूल स्थान पे है, लेकिन फिर भी वस्तु पर डिस्प्लेसमेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। एक इसी पे केस है कि एक चोर जो है, एक व्यक्ति जो है वो जेड के घर में घुसता है और घुसने के बाद एक संदूक को अंदर के कमरे से खींच के आंगन में लाता है, ठीक है। आंगन में लाता है और वहां उस संदूक को खोलता है, संदूक खाली है। ए ने कौन सा अपराध किया है? गिव मी द रिप्लाई, पता तो चले आप सब जागृत हैं, सो तो नहीं रहे हैं। ए एक मकान में घुसता है, एक संदूक जो भारी है उसको खींच के आंगन में ले आता है, वहां उसे खोलता है, देखता है संदूक जो है वो खाली है। ए ने कौन सा अपराध किया? यस, वेरी गुड, ठीक है। संदूक खाली है इसलिए चोरी का प्रयत्न हुआ। अगर संदूक में कोई वस्तु होती, ठीक है, और वो उस वस्तु को चाहे वो जैसी भी होती अगर निकाल लेता तो ये चोरी का अपराध हो जाता। तो अगर कार्य, एक और बात यहां ध्यान रखिएगा, अगर जो संपत्ति हटाई जा रही है, अगर संपत्ति का हटाया जाना सद्भाव पूर्वक है तो चोरी का अपराध नहीं होगा। जैसे ए जो है वो बी के छाते को अपना छाता समझ के लेके चला जाता है। ए बी के छाते को अपना छाता समझ के लेके चला जाता है, क्योंकि कार्य जो है वो सद्भाव में था, चोरी करने का ना आशय था ना ऐसा उसके कोई और चीजें थी। तो यहां पे जो आशय था वो सद्भाव पूर्वक था, ठीक है, और सद्भाव पूर्वक होने के कारण चोरी नहीं होगी। आप मंदिर जाते हैं, गलती से अगर आप किसी दूसरे के स्लीपर को पहन लेते हैं और चले आते हैं, तो अगर आपको पता नहीं चलता और आप सद्भाव पूर्वक आपने ये कार्य किया है तो ये अपराध चोरी का नहीं होगा, ठीक है। एक दो केसेस हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे, वो आप नोट कर लें। नबी बक्स ILR 25 कैलकाटा 416। इस केस में सदोष हानि को क्लियरिफाई किया गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जो सदोष हानि है, ठीक है, उसको किस अभिप्राय में लिया जाए, किस सेंस में लिया जाए, इस केस में इसे डिफाइन किया गया, ठीक है। एक दूसरा केस है नौशे अली खान 1911 34 इलाहाबाद 89।
इस केस में जो था वो ये फैक्ट थे कि एक व्यक्ति जो है वो एक बच्चे की किताब, जैसे ही बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है उस बच्चे की किताब को उससे ले लेता है और कहता है कि शाम को मेरे घर आना, तब मैं किताब वापस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ किताब जैसे ही वो ले लेता है वैसे ही उसने चोरी का अपराध किया है। ठीक है, अब एक सवाल और आता है, वो आता है कि चोरी का अपराध, अगर वस्तु जो है वो अभी अभी ये पेन आप मुझसे चुरा के ले जा रहे हैं, मेरे पास से, मेरी पॉकेट से आपने चुरा लिया या मेरे घर से आपने चुरा लिया, तो अभी क्या होगा, अगर मान लीजिए चोर संपत्ति के साथ अगर पहुंच से बाहर निकल गया है। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट हैं, इसे थोड़ा सा बहुत पोलाइटली समझिएगा कि चोरी की संपत्ति को हम कब पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लाहौर का जो वो है जरहा राम का केस जो है, उस केस में कहा गया कि अगर चोर संपत्ति समेत अभी पहुंच से बाहर निकल गया है, ठीक है, तो हम उसका पीछा कर उसे दौड़ा के बलपूर्वक उससे संपत्ति नहीं ले सकते हैं। लेकिन वहीं सुरती राम का जो केस है, उस केस में ये कहा गया, पटना का ये केस है, उसमें ये कहा गया कि अगर चोर कुछ समय बाद, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद हमको संपत्ति समेत कहीं दिख जाता है तो उस संपत्ति को हम उससे वापस रिकवर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये घड़ी मेरी है और मेरी घड़ी जो है वो ए नाम का व्यक्ति चुरा गया। ठीक है, चुरा के चला गया, तो एक कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि हम उस चोर का पीछा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तब तक उसका पीछा कर सकते हैं जब तक हमारी पहुंच से बाहर नहीं चला जाता। अगर वो पहुंच से बाहर चला गया तो इस संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर चोर 2 दिन 4 दिन 10 दिन बाद भी अगर हमें मिलता है तो हम उस संपत्ति को उस चोर से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उस संपत्ति के साथ वह व्यक्ति हमारे सामने आता है, हमारा संपत्ति के संबंधी प्राइवेट डिफेंस, उसको पढ़ाया था मैंने, आप सबको ध्यान करिए, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो उस संपत्ति के लिए फिर से ओरिजिन हो जाता है और उस संपत्ति को हम आप फिर से प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 378। अभी केवल सेक्शन 378 पढ़ाया है। इसके बाद 378 के बाद आगे के जो सेक्शन है उसमें धीरे धीरे करके इस आईपीसी के चोरी के अपराध की ग्रेविटी धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। ठीक, तो आप सबसे ये उम्मीद है कि शुरू में जो फ्लो चार्ट बनाया होगा उसे आप सबने बनवाया था वो आपने बना लिया होगा। किसी को कोई समस्या हो तो वो पहली बात तो अभी आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन आंसर हो तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई समस्या हो तो प्लीज आप सब, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आपके पास बहुत सारे साधन हैं। ठीक है, और एक और बात, जाग जाओ, जाग इसलिए जाओ कि लखनऊ पहुंच गया है। आपके दोनों नोटिफिकेशन, वो जुडिशरी के हों या फिर एपीओ के हों, दोनों नोटिफिकेशन लखनऊ पहुंच गया है। जिस दिन आपके हाथ में आ गया तो अब सोने होने का समय खत्म हो गया है, ना अब ये समय रह गया कि मैं आपको जगाऊं, क्योंकि अभी भी अगर आप सो रहे हैं तो अब और चैन से सोइए, क्योंकि अब जागने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप जाग रहे हैं तो सजग हो जाइए, थोड़ी सी मेहनत करिए, सफलता आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, किसी के पास कोई जी बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। इस कॉल के बाद 5 मिनट का समय दीजिए, इस कॉल के क्लास के बाद 5 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आप कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अगर आप ग्रुप में हैं, ठीक है, तो वहां से आप पा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा काफ़ी सारे लोगों के पास है, आप चाहे वो
टेलीग्राम का ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप हो, जहां से भी आप आपके साथ के जो हैं उनसे पा लीजिए। बताने को मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अपने साथियों के साथ आप थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लें, ताकि और भी चीजें आपकी जो है वो शेयर होती रहे। चलिए, मुझे नहीं लग रहा है कि आपके कोई सवाल हैं, ठीक है। और शिकायत जो है वो ये है कि आज जो है संख्या कम है, लोग जो हैं वो लाइव नहीं आए, वजह जो भी हो, ठीक। चलिए, कल शाम को आपके साथ 8 बजे फिर से मुलाकात होती है, क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए, अपना ध्यान रखिए।